वेलकम टू रोन चैनल अलर्ट टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में जो मैं प्रीवियस ईयर प्री सिविल सर्विसेज का जो एनालिसिस कर रहा हूँ, 2018 का जो क्वेश्चन है उसको मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। उसका जो हिस्ट्री का पोर्शन है मैं उसको आपके सामने रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में है, उनके बारे में पूछा गया है। हु रोट बायोग्राफीज ऑफ मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा। बेसिकली इसका आंसर लाला लाजपत राय होगा। लाला लाजपत राय ने इन सब के बारे में लिखा है। इवन विनायक दामोदर सावरकर ने भी मेजनी के बारे में लिखा है। लाला लाजपत राय जो बायोग्राफी लिखे मेजनी का, वो गैरिबाल्डी का और शिवाजी का, ये 1896 में पब्लिश हुई थी। और इसका जो मूल उद्देश्य था वो भारत के लोगों में एक देशभक्ति की भावना को उभरना। वो यहाँ के यूथ को जगाना चाहते थे। लाला लाजपत राय के बारे में एक और बात जानने की ज़रूरत है कि साइमन कमीशन का विरोध जब हो रहा था तो उसमें उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और जो ब्रिटिश सिपाही थे, पुलिस थे, उनके लाठीचार्ज का सामना किया और उसी के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 19 रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ए है, 1 और 2 इसका सही ऑप्शन है। वुड्स डिस्पैच जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में मैकॉले मिनट के बाद शिक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्पैच है या रिकमेंडेशन है। इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इसके कुछ जो फीचर्स हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये 1854 में आया एंड इट इंट्रोड्यूस्ड सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इन इंडियन एजुकेशन एंड बेसिकली इट एम्फसाइज्ड vernacular language in primary school, promoting Anglo vernacular and English in higher education. It also advocated about the women education and establishing a structured hierarchy from primary school to the university level. प्राइमरी स्कूल में वर्नाकुलर लैंग्वेज को अडॉप्ट करने पर बल दिया इसने। इस डिस्पैच में ये भी कहा गया कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एक गवर्नमेंट स्कूल की आवश्यकता है, उसे खोला जाना चाहिए। हायर एजुकेशन के बारे में मैंने पहले ही बताया कि हायर एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज को तरजीह दी गई और यूनिवर्सिटी को प्रपोज़ किया गया। बॉम्बे में, मद्रास में, कलकत्ता में यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई। जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन था उसी के तर्ज पर यूनिवर्सिटी खोलने की सिफारिश की गई। एक ग्रांट इन एड सिस्टम को भी इस वुड्स डिस्पैच के द्वारा शुरू किया गया। इसका मतलब होता था कि इट रिकमेंडेड enhancing the grant in ad system to support private initiative and foster the development of the educational system in India. टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी सलाह दी गई। इसका मानना था कि टीचर ट्रेंड होंगे तो शिक्षा का विकास ज़्यादा अच्छे से होगा। इसके साथ ही सेकुलर एजुकेशन पर बात की गई। तो ये कुछ मूलभूत रिकमेंडेशन है जो वुड्स डिस्पैच ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22
कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें ट्रेडिशन और स्टेट हुआ है और इसमें कौन सा करेक्ट है ये बताना है। इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, 1 और 2 करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, इसलिए कि ऑप्शन 3 का जो स्टेट होगा वो मणिपुर होगा, सिक्किम नहीं होगा। इसके बारे में कुछ और भी जो जानने वाली बातें हैं वो ये हैं कि जो ऑप्शन ए है वो चापचरकूट, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मिज़ोरम and it is celebrated during March after completion of their most arduous task of झूम ऑपरेशन। झूम ऑपरेशन क्या होता है? ये जंगल क्लियरिंग का एक तरीका है, क्लियरिंग ऑफ द रेमेंट्स ऑफ बर्निंग। इट इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट फेवर by the people of मिज़ोरम। जो सेकंड इसमें बी दूसरा है ऑप्शन, उसके बारे में भी थोड़ा जानना ज़रूरी है कि यह एक सिंगिंग ट्रेडिशन है मणिपुर का, दैट इमर्ज आफ्टर द एंग्लो मणिपुरी वार ऑफ 1891, narrating the bravery of the Manipuri warriors who fought against the British. It is a musical legacy and an important part of Manipur's intangible heritage. जो थर्ड है ऑप्शन इसमें दिया हुआ वो बेसिकली एक मार्शल आर्ट और डांस का मिक्सचर है मणिपुर में, that uses sword and spears. It's blend of combat teaching technique and cultural expression. Question number 38। ये 38 क्वेश्चन नंबर 1935 का जो एक्ट है उससे जुड़ा हुआ है। इसमें पूछा गया है कि रेजिडरी पावर जो है वो किसके हाथ में होता है। तो बेसिकली ये जो गवर्नर जनरल होता था उसके हाथ में होता था। इससे जुड़ी हुई कुछ और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि जो कुछ तो मैं लिख चुका हूँ, जो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसको पढ़ के उसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके बारे में कि ये एक्ट जो है, द एक्ट वाज रिटन इन ए लीगल स्टाइल and organized around 11 parts and 10 schedules। इसमें 10 पार्ट्स थे, 10 शेड्यूल थे, 11 पार्ट थे। Each part was further divided into chapters. It is considered to be one of the longest piece of legislation passed by the British Parliament। ये जब पास हो रहा था उस समय करीब 2000 स्पीचेज इस डिबेट में दिए गए थे। द क्रिएशन ऑफ ए फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट कंसिस्टेड ऑफ 2 levels, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट एंड बिलो इट प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स, ये इसका एक की फीचर माना जाता है। जो 1835 का एक्ट है उसका, इट डिस्कार्डेड द डायरकी सिस्टम एट द प्रोविंशियल लेवल एंड अलाउ फॉर द इमर्जेंस ऑफ पॉपुलरली elected provincial legislature. Diarchy was introduced at the central level. Key subjects like defense and foreign affairs were under the direct control of the governor general. इसमें यह भी देखा गया कि the franchise was expanded to 14% of the population. Separate electorate were provided for Muslims, Sikhs and others, but not to the depressed classes. Governor enjoyed critical emergency power. ये सारी जो
इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। यह 1935 से के एक्ट से जुड़ी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, इसके बारे में डिटेल जानना आपके लिए आवश्यक है, लेकिन फ़िलहाल जो मूल बातें हैं उसको मैं यहाँ बताया। क्वेश्चन नंबर 42, यह एक पेंटिंग बनी ठनी से जुड़ी हुई है और इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। ये किशनगढ़ स्कूल से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट बात जानना है वो ये है कि किशनगढ़ जो कि राजस्थान में है, वहाँ एक राजा हुआ करते थे, राजा स्वंत सिंह, जो लॉर्ड कृष्णा और राधा के बहुत बड़े भक्त थे। हालांकि उन्हें हमेशा एक लगता था कि कुछ उनके ज़िंदगी में मिसिंग है, और एक शाम एक ऐसी बात होती है कि एक नया सिंगर आता है उनके दरबार में, जिसका नाम विष्णुप्रिया है। विष्णुप्रिया था, who called herself Rashik Bihari, walked into the king's court, and as he sang, the king was immediately drawn to her. He saw something in her eyes. He knew that she was the missing piece he had been searching for. तो जो एक तलाश थी राजा की, वो इस सिंगर में उसे नज़र आता है। Rashik Bihari was a poetess and a devout follower of Lord Krishna, much like Raja himself. As they spent more time together, they found that they were two souls intimately connected, able to fully express their love and devotion in each other's company. Witnessing their love, the court painter Nihal Chand was inspired to create a series of exquisite Kishangarh miniatures that have since become world renowned. One of these paintings was called Bani Thani, depicts Rashik Bihari in traditional Indian attire with full of expression on her face, in her jewelry and clothing. The painting is considered one of the finest example of Indian miniature art. तो ये राजपूताना क्षेत्र के किशनगढ़ स्कूल की एक पेंटिंग है जो बहुत ही मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 44 कल्चरल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, जिसका सही ऑप्शन बी है। 2 और 4 सही है, 1 और 3 सही नहीं है। इसमें त्यागराज स्वामी के बारे में और अन्नामाचार्य के बारे में कुछ बातें बतानी है। कुछ बातें तो मैं ये लिख चुका हूँ। ये जो त्यागराज स्वामी थे वो कर्नाटिक म्यूज़िक के कंपोजर के रूप में बड़े प्रसिद्ध हैं। इनके साथ साथ श्यामा शास्त्री और मुथुस्वामी को मिलाकर ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक कहा जाता है। त्यागराजा composed hundreds of devotional composition, mostly in Telugu, and in praise of God Ram, many of which remains popular even today. Of a special mention are 5 of his compositions called the Panch Ratna or Panch Ratna Kritis, which are often sung in programs. तो ये त्यागराज जो है वो बड़े ही फेमस थे, और जो इनकी पंचरत्न कृतियाँ हैं वह भगवान राम की स्तुति में लिखी गई है। इन रचनाओं के राग जो हैं
वो हैं नाटा, गौला, आराभी, वराली और श्री। अर्थात इन्होंने कई कर्नाटक संगीत में रागों को जन्म दिया और संगीत के 5 धन राग या धन पंचक इसे कहा जाता है। जो दूसरे व्यक्ति हैं अन्नामाचार्य, he was also popularly known as Annamaya, was a Telugu musician, composer and a saint. He is the earliest known Indian musician to compose song called Samkirtanaj. His devotional Samkirtanaj were in the praise of Venkateswara, a form of Vishnu. It was said that he has composed as many as 32,000 Samkirtanaj or songs in the praise of God Venkateswara, out of which only 12,000 are available today. It was also supposed or said that he wrote the highest number of kirtanas of all time in the praise of Lord Vishnu. Question number 51, यह फेमस संथाल जो अपराइजिंग था, रिवोल्ट था, उससे जुड़ा हुआ है, जो राजमहल के एरिया में संथालों ने सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किया था, उसी से जुड़े हुए स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊपर का जो स्टेटमेंट है उनमें करेक्ट कौन कौन से हैं। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। संथाल रिवेलियन जो है वो ब्रिटिश पीरियड में हुआ, उसके बाद ही संथाल परगना एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया गया। स्पेशल लॉ टू एड्रेस द संथाल ग्रीवांसेज एंड प्रिवेंट फ्यूचर अपराइजिंग। इसके साथ मतलब संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 में आया और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में आया। क्वेश्चन नंबर 52, ये इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी, इसके बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है। अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो बहुत सारे इम्पैक्ट हुए, लेकिन वो उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। जो पहला है इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट का तो डिक्लाइन ही हो गया था, तो उनका एक्सपोर्ट कहाँ से होता। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक डिबेट ही है इससे जुड़ा हुआ, जिस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिर ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ तो कभी नहीं चाहते थे कि ग्रोथ हो, ऑल दो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इंडियन जो ओन्ड फैक्ट्रीज है उनका डेवलपमेंट होता है, लेकिन ये उनका इम्पैक्ट नहीं था। और जो एक डी ऑप्शन है रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन जो है वो जब हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हो गया तो अर्बन पॉपुलेशन के इंक्रीज़ करने की बात नहीं थी, बल्कि बर्डन हो गया एग्रीकल्चर पर। तो इसका सही ऑप्शन सी माना जाएगा। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कहें, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप लाइक कॉटन, जूट, इंडिगो, टी, कॉफ़ी एंड ओपियम। तो ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यही है, जब हम ऐसी फसल पैदा करते हैं जो हम खाने के लिए नहीं बल्कि बाज़ार में बेचने के लिए पैदा करते हैं, कैश क्रॉप पैदा करते हैं, उसी को हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं। और यह चीज़ हमको देखने को मिलती है। द ब्रिटिश ऑल्सो बिल्ट रेलवेज टू कनेक्ट इंटीरियर मार्केट एंड रॉ मटेरियल टू पोर्ट सिटीज़ फॉर द फॉरेन ट्रेड। तो इस तरह से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 68, द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द
English East India Company from Bengal in the middle of the 18th century were? बेसिकली जो इसका ऑप्शन डी है, कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड ओपियम, यही इसका सही आंसर है, जो कि भारत से बड़े पैमाने पर यूरोप में भेजे जा रहे थे। ओपियम जो है वो अ वाइटल स्टेपल फ्रॉम बंगाल दैट वाज इन हाई डिमांड इन चाइना। चाइना में ओपियम का बहुत डिमांड था और चाइना इसको भेजा जाता था। सॉल्ट पीटर जो है ये बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता था और इसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक्सपोर्ट किया जा रहा था। कॉटन की बात करें तो कॉटन बंगाल में और सिल्क ये भी बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस होता था और इन सभी चीज़ों की यूरोप में और चाइना में बहुत डिमांड थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनको एक्सपोर्ट किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 69 चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है और इसका जो सही ऑप्शन है आंसर वो ऑप्शन सी है। बेसिकली ये चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में चलाया गया पहला एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसके बाद से ही महात्मा गांधी एक ऑल इंडिया फिगर के रूप में अवतरित हुए, जो 1917 में शुरू हुआ था बिहार के चंपारण में। और बेसिकली ये नीलों के खिलाफ या नील की खेती से जुड़ा हुआ था और इसमें देखा यह गया कि पहली बार महात्मा गांधी ने अवज्ञा के सिद्धांत को अपनाया था। जब इनको चंपारण छोड़ने को कहा गया तो ये विनम्रतापूर्ण चंपारण छोड़ने से मना कर दिए। तो एक नई बात देखी गई और दूसरी बात ये देखी गई कि जो किसानों में अंग्रेज़ों को लेकर एक डर था, उस डर को इन्होंने समाप्त किया। तो एक तरह से महात्मा गांधी की ये पहली जीत थी जो चंपारण सत्याग्रह में देखी गई और उसके बाद से ही एक बैकग्राउंड बनता है जो महात्मा गांधी ऑल इंडिया लेवल पर आंदोलन करने की तैयारी करते हैं और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो बिहार का यह 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह है वह उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, जो किसानों को और किसानों के अनरेस्ट को सामने लाया, उसको एक नेशनल मूवमेंट के रूप में सामने लाया गया और किसानों में एक जागृति लाई गई। क्वेश्चन नंबर 70 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द हिंद मजदूर सभा। हिंद मजदूर सभा जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसके फाउंडर अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजन और जी मेहता वगैरह थे। जो ऑप्शन डी है वही इसका सही ऑप्शन है एंड इट वाज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन इन इंडिया। कुछ सोशलिस्ट लोग थे बंगाल में, उन्हीं लोगों के द्वारा इसे शुरू किया गया। आर.एस. रुईकर was elected the president and Ashok Mehta as its general secretary। जो इसकी आइडियोलॉजी थी वो आइडियोलॉजी थी इंक्लूड फ्री, इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन। ये चाहते थे कि एक ऐसा ट्रेड यूनियन बने जो फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो और डेमोक्रेटिक हो। इट ऑल्सो इंक्लूड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, वर्कर्स एजुकेशन, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल जस्टिस एट्सेट्रा। इसका जो एफिलिएशन है द हिंद मजदूर सभा इज़ वन ऑफ द लिस्ट पॉलिटिकल एंड मोस्ट pragmatic trade union federation in India and its headquarter is in New Delhi. Question number 71. With reference to the religious practices in India, the Asthana Kavashi sect belong to। तो ये सेक्ट जो है वो बेसिकली श्वेतांबर
जैनिज्म से जुड़ा हुआ है, जो मेडिवल पीरियड में इसकी शुरुआत होती है या यह सबके सामने आता है। कुछ बातें तो इसके बारे में मैं लिख चुका हूँ। अगर उसे कहा जाए तो इट्स नेम रेफर्स टू द sect's preference for performing religious duty at a secular place such as monks, meeting house जिसको स्थानक कहते हैं, rather than at a temple. It is a different form. The Murti Puja sect in that it reject also idolatry. यह मूर्ति पूजा को भी रिजेक्ट करता है। It believes that idol worship is not essential in the path of soul purification and attainment of nirvana or moksha. It accepts 32 of the Jain Agmas. According to the sect, Mahavira himself never endorsed idol worship, and they argue that such practices were borrowed from other religion by the Murti Pujak Jains. So they rejected the idolatry. Question number 72. With reference to the cultural history of India, consider the following statement. ये आर्किटेक्चर से जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट हैं, उन्हीं के बारे में बताना है। और ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन डी नीदर वन नॉट टू होगा। लेकिन इसके बारे में कुछ जानने वाली बातें हैं जिसकी मैं चर्चा करता हूँ यहाँ कि प्रोफेसर रिजवी जो आर्किटेक्चर से जुड़े हुए एक बहुत बड़े अच्छे इतिहासकार हैं, ही सेज द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी is the most iconic architecture accomplishment of the Akbar's reign. It incorporates almost all the essential features of Akbar's architecture tradition: red sandstone, stone carving, relief of inserting white marble, etc. इसके अलावा the construction of the Buland Darwaja was inspired by Timurid architecture. Along with Humayun's tomb, its reflect in Central Asian origin. The Khanqah is a valid religious compound. The tomb of Salim Chishti is located within the quadrangle of the Jama Masjid in Fatehpur Sikri. It is the burial place of the Sufi saint सलीम चिश्ती। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो इनके बारे में जानना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 73। ये क्वेश्चन नंबर 73 कुछ ट्रैवलर्स के बारे में जानकारी है और उनके जो उन्होंने जो एक्सप्लोर किया या जो बातें भारत के बारे में कही है उसके बारे में कहा गया है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स एलेबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट द डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ट्रेवेनियर इसका जो सही ऑप्शन है। ही वाज अ फ्रेंच एक्सप्लोरर एंड मर्चेंट who discussed diamond and diamond mines in India in the 17th century. He made 6 voyages to India between 1638 and 1668. He travelled extensively across the Mughal Empire under the reign of Shah Jahan and Aurangzeb. He is best known for discovering or purchasing the 116-carat Tavernier blue diamond in 1666. He was a pioneer of trade with India. He travelled at his own expense. His observation shed light on the decline of the Mughal Empire. जो और भी हैं उनका भी में भी पूछ दिया जाए तो उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। और इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं वो सारे
जो हैं वो फ्रेंच विजिटर ही हैं। जैसे ऑप्शन सी जो है वो भी फ्रेंच विजिटर हैं, एंड ही विजिटेड किंगडम ऑफ गोलकुंडा इन 1660। जो बर्नियर हैं, ऑप्शन ए है, बर्नियर visited India and wrote about the life of the peasantry, towns, industries and more. Question number 74, ये 74 जो है, with reference to Indian history, who among the following is a future Buddha yet to come to save the world? इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी है, मैत्रेयी। मैत्रेयी बौद्ध धर्म में भावी बुद्ध का नाम है। उन्हें गौतम बुद्ध का उत्तराधिकारी और इस युग का अंतिम बुद्ध माना जाता है। मैत्रेयी शुद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए पृथ्वी पर प्रकट होंगे। उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। अगले युग में ज्ञान की शिक्षा देने के लिए ही उनका जन्म होगा। मैत्रेयी वर्तमान में एक बोधिसत्व हैं जो तुषिता स्वर्ग में रहते हैं। तुषिता स्वर्ग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ देवता और बोधिसत्व बुद्ध के रूप में अंतिम ज्ञान प्राप्त करने से पहले जन्म लेते हैं। मैत्रेयी को कई तरीकों से दर्शाया जाता है, जिसमें एक चिंतनशील मुद्रा भी शामिल है। चीनी कला में मैत्रेयी को अक्सर एक पैर को दूसरे पर लपेटे हुए बैठे हुए दिखाया जाता है। यह मुद्रा पृथ्वी पर उनके आसन्न वापसी का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 75, ये सब्सिडियरी अलायंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन सी होगा, टू सिक्योर ए फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, क्योंकि यही जो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट इस अलायंस के बारे में है, जो इस पर अप्लाई नहीं होता है, और जो तीनों हैं वो अप्लाई होते हैं। जो सब्सिडियरी अलायंस है उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं उसके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है। ये लॉर्ड वेलेस्ली ने इसकी शुरुआत की थी, और ये ब्रिटिश जो एनेक्सेशन पॉलिसी है उस एनेक्सेशन पॉलिसी का ही एक रूप है। The British imposed significant control over Indian states through troops stationing at different kingdoms. और जो ट्रूप्स रखे जाते थे उनके खर्च को मेंटेन करने का काम उन्हीं किंगडम्स के राजाओं के द्वारा किया जाता था। तो अगर देखा जाए तो बिना खर्च के अंग्रेज अपने ट्रूप्स को रख रहे थे। इसके बदले में द ब्रिटिश प्रोमिस्ड प्रोटेक्शन बट नेवर प्रोटेक्टेड द स्टेट्स। तो ये अलायंस जो है वो एक तरह से एक तरफा अलायंस था। इसके साथ ही जिस भी रजवाड़े के साथ ये अलायंस किया जाता था, वो राजा बिना अंग्रेज़ों के कंसेंट के किसी और से कोई भी ट्रीटी नहीं कर सकता था। एक तरह से उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसको जब्त कर लिया गया। एक रीजेंट रखा जाता था जो राजा पर राजा की देख रेख करता था। यह भी उसका काम था कि वो देखे कि कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। हालांकि ये एक आश्वासन दिया गया कि इंटरनल मामले में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा राजाओं के, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये सब्सिडियरी अलायंस जो है एक तरह से भारत के रजवाड़ों पर अपना कंट्रोल जमाने का एक तरीका था। इस सब्सिडियरी अलायंस के तहत बहुत सारे स्टेट्स को लाए गए जिनकी सॉवरेनिटी समाप्त हो गई। उनमें जो कुछ महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं वो हैं हैदराबाद, मैसूर, अवध, तंजौर, भरतपुर एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 76, ये क्वेश्चन नंबर 76 भारत में जो इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ
उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर को चुनना है। इसमें सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है, 1 2 3 तीनों है। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जानने के लिए, अगर हम चार्टर एक्ट 1813 की बात करें तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार 1 लाख रुपया निर्धारित किया गया भारत में जो एजुकेशन है उसको डेवलप करने के लिए, खास करके लैंग्वेज और लिटरेचर को डेवलप करने के लिए। जो दूसरा है जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो द जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1823 टू गाइड एजुकेशन इन बंगाल। इट वाज द फर्स्ट education department in India. The Governor General in Council appointed the General Committee of Public Instruction. The committee was made up of 10 European members. The committee was responsible for granting 1 lakh of rupees for education. The committee was made to advise the government on education and prepare to reply to the British Parliament. The committee was to handle criticism from the Indians. ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिश कंट्रोवर्सी की अगर बात करें तो उस समय एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी कि भारत में जो शिक्षा दी जाए वो जो ओरिएंटलिस्ट है उनका मानना था कि जो यहाँ का लैंग्वेज है, भारतीय भाषाएं हैं, उनमें दी जाए, और जो एंग्लिसिस्ट थे वो मानते थे कि नहीं इंग्लिश में ये शिक्षा दी जाए। तो ये डिबेट चला, जो बाद में मैकॉले मिनट आया जिसमें इंग्लिश को अपनाया गया, तो उसके बाद ये डिबेट समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज सभा। तो बेसिकली ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है वही 1920 में अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया था। इस होम रूल जो लीग है उसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था, और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मोर रेडिकल डिमांड के साथ कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी और एक आंदोलन चलाया गया था। इसी में एक और संगठन का नाम है, थोड़ा उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, उसके बारे में भी पूछता है, हिंदू महासभा। तो द हिंदू महासभा ऑल्सो नोन एज अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ये एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, जिसकी स्थापना 1915 में की गई थी। द महासभा एम्ड टू प्रमोट हिंदू इंटरेस्ट एंड कल्चर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1960 से ही हो गई थी, लेकिन 1915 में यह मूर्त रूप लिया और बेसिकली यह एक मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई 1906 में, उसके रिएक्शन में यह सभा बनाया गया था हिंदुओं के द्वारा। द हिंदू महासभा वाज एस्टैब्लिश्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ द perceiving neglect of the Hindu interest within the Indian nationalist movement, particularly by the Indian National Congress। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो मदन मोहन मालवीय, वी.डी. सावरकर, लाला लाजपत राय, ये इसके फाउंडिंग मेंबर थे। ऑप्शन सी, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। बेसिकली जस्टिस पार्टी जो थी उसी का ऑफिशियल नाम था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1916 and emerged as a significant political force in the Madras Presidency. It's primarily represented the interest of non-Brahmin communities। और इसके फाउंडर थे डॉक्टर टी.एम. नैयर, पी. त्यागराजा चट्टी और सी. नतेशा मुदलियार। The party sought to challenge the prevailing Brahmin dominance in government jobs and education। और जो
फोर्थ ऑप्शन है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी आवश्यक है। इट वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन पुणे ऑन जून 12, 1905, aimed to train selfless individual for national service, focusing on education, social welfare, and uplifting the downtrodden. क्वेश्चन नंबर 80 बेसिकली यह है कि 4 स्टेटमेंट हैं, उनमें सबसे पहले कौन हुआ ये दर्शाना है। तो इसका सही ऑप्शन तो बी होगा, दीनबंधु मित्र रोट नील दर्पण। लेकिन और सबके ईयर के बारे में भी आपके लिए जानना आवश्यक है, जो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 में करते हैं। ये नील दर्पण 1858-59 में जो ब्लू म्यूटिनी हुआ था बंगाल में, उसी से जुड़ा हुआ ये एक कृति है और ये पब्लिश हुई थी 1860 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ 1882 में लिखते हैं और सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है वो 1864 में इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 विथ रेफरेंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। इसमें जो पेयर्स है उसके बारे में बताना है कि विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ओनली 2 कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स ने स्थापना की थी, ये करेक्ट है। बाकी जो है वो इनकरेक्ट है। जो संस्कृत कॉलेज बनारस में स्थापित हुई थी वो संस्कृत कॉलेज बेसिकली जोनाथन डंकन थे, उन्होंने उसकी स्थापना की थी। विलियम जोन्स ने उसकी स्थापना नहीं की थी। और जो 3rd नंबर है फोर्ट विलियम कॉलेज, तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो आर्थर वेलेजली ने उसकी स्थापना नहीं की थी। आर्थर वेलेजली उस समय एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए थे और फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना जिन्होंने की थी वो लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली थे, ना कि आर्थर वेलेजली थे। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 है, कलकत्ता मदरसा, जिसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। जो 91 नंबर क्वेश्चन है वो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है, जिसका मैं आंसर इसमें लिख चुका हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है और इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है 3214। और सारे के ईयर्स यहाँ लिख दिया हूँ ताकि आप इसको याद कर लें और आगे आपके काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें। थैंक यू अगेन।